नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज आपके समक्ष वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता को लेकर उपस्थित हुई। इस कविता में हम उसकी व्याख्या कैसे, प्रसंग लिखें, संदर्भ कैसे लिखें, इसके बारे में भी देखेंगे और कविता के अंदर क्या क्या और मिलेगा हमें व्याकरण से संबंधित सभी जानकारियों को हम इसमें साझा करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं कविता को। ये वीररस की कविता है। देखिए, प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारूं बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलन आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुषवाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वसंत नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता है, वीर रस से परिपूर्ण है। और देखिए, इसमें बहुत सारे शब्दार्थ दे रखे हैं। उदधी समुद्र, प्राची पूर्व दिशा, दिगंत दिशा की ओर, अनंग कामदेव वसुधा पृथ्वी पुलकित रोमांचित, और कंत माने पति प्रिय, मारू माने एक बाजा राग, ये जो उदधी के समय गाया और बजाया जाता है, यानी ये जो मारू एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। गलवाहें गले में बाहों का हार, कृपाण तलवार, ज्वलंत प्रकाशवान, प्रचंड बहुत अधिक तीव्र, दुरंत अति गंभीर, हंत खेद या शोक सूचक है, स्वच्छंद स्वाधीन चितवन दृष्टि कटाक्ष। तो सर्वप्रथम हम ये कविता है, इस कविता में है बच्चों से वीर से संबंधित हम कुछ पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछ लें कि वीरों को कैसे पहचाने, वीर क्या होते हैं। ठीक है, वीर आप लोग अपनी वीरता कैसे दिखाएंगे, अगर आपको कहा जाए कि वीर बनो, कैसे वीर बनोगे। तो इसमें हम बच्चों से पहले बात करेंगे, फिर हम तत्पश्चात अपनी कविता पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जब इस कविता को पढ़ेंगे, इसका वाचन बच्चों से भी करा लेंगे। अब हम देखेंगे इसका प्रसंग। पहले संदर्भ देखते हैं। जो संदर्भ होता है, संदर्भ में हम कौन सी चीज़ें हमारे होने चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश, तो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक, तो हमारी पाठ्य पुस्तक, अब इसमें पाठ्य पुस्तक का नाम होना चाहिए, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, दीक्षा। दीक्षा से वीरों का कैसे नहीं, कविता का नाम, कविता का नाम इसमें हम ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसमें कवि का नाम यानी कवित्री का नाम इसमें हम लिखेंगे। तो इस तरह से अब क्या प्रसंग बन जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दीक्षा के वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता से ली गई हैं। इसकी कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब इसमें प्रसंग क्या होगा, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया जा रहा है, तो हमें इसमें बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताएंगे हम कि कविता में वीरों का कैसा हो बसंत कविता से ली गई हैं। इसकी
जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का कैसा हो बसंत, क्योंकि हर जगह कवित्री ये पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए, कि जो वीर हैं, जो हमारे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे सैनिक वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, तब हम जाके सुरक्षित हैं। तो वो वीर कैसे हैं, किन हालातों में हैं, इन सब का इसमें थोड़ा सा वर्णन हमें प्राप्त होगा। देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। ठीक है, हिमाचल पुकार रहा है, हिमधन आंचल, इसमें ये संधि है, हिमधन आंचल। ठीक है, हिमधन आंचल, तो ये जो है हमारी संधि है। इसमें बीच बीच में मैं बताती जाऊंगी, जो मुझे याद आ जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उधधी, उधधी यानी सागर, गरजता बार। हिमाचल से पुकार आ रही है और सागर गरज रहा है बार बार। क्या कह, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, कह रहा है पूरब पश्चिम। ठीक है, प्राची पूरब पश्चिम, भू भू माने धरती, नभ आकाश, यानी चारों 10 दिशाओं से ये आवाज़ आ रही है। सब दिग दिगंत, यानी सब यही पूछ रहे हैं, सभी दिशाएं यही पूछ रही हैं। दिगंत माने दिशा का छोर, दिगंत माने दिशा का पूरब दिशा, यानी प्राची तो पूरब दिशा हो गई, प्राची क्या है, ये पूरब दिशा। ठीक है, अब हम चारों दिशाएं से यानी 10 दिशाओं से, दिग दिगंत सभी दिशाओं से एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। फिर से इसको देख ले हैं कि इसमें कवित्री कह रही है वीरों का कैसा हो बसंत, हिमाचल से पुकार आ रही है और साथ में उधरी गरजता, यानी सागर भी गरज गरज के बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है। पूरब पश्चिम भू धरती नभ आकाश, सभी मतलब चारों दिशाओं से यही एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा बसंत है, कैसा बसंत होना चाहिए। अगला है, फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, है ना। सरसों फूल जाती है तो उसमें पीला पीला रंग आ जाता है। इसमें प्रसंग वही रहेगा और संदर्भ भी वही है, पूर्वत ही रहेगा। फूली सरसों अर्थात फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। जब जैसे सरसों फूल जाती है तो उसमें बड़ा सुंदर लगता है, पीला पीला, है ना। तो वो सरसों जो रंग भर जाते हैं वो वीरों के जीवन में भी रंग भरते हैं। मधु लेकर आ पहुंचा, अनंग होते हैं कामदेव, तो कामदेव भी मधु लेकर यानी आसमान से मानो पुष्प रस लेकर के आ गए हों। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वसु वसुधा यानी धरती से पुलकित, चारों ओर अंग उसका खिला हुआ, क्योंकि जब धरती पे फसलें लहलाती हैं तो धरती भी खुश होती है। हम कहते हैं ना कि धरती लहला रही है, उस पर फसलें जब लहलाती हैं तो धरती खुश होती है। उसका ये जैसे हम लोग सजते हैं, जैसे महिला श्रृंगार करती हैं और अच्छे अच्छे गहने पहनती तो वो सुंदर लगती है, वैसे ही धरती माता पे जब चारों ओर से फसलें विभिन्न प्रकार की उगाती हैं, उन्हें फूल फल दिखते हैं तो वो भी उसी तरह से खुश होती है, यानी वो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। है वीर देश है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कहते हैं ना कि बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रही है, परंतु कंत यानी उसका पति वीर वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। वीर वेश में किंतु कंत यानी उसका जो पति है वीर वेश में, कंत यानी पति, कंत माने पति। वो अब जब दुल्हन सजी हो और उसका पति रणभूमि के लिए तैयार हो तो कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होगा, ये तो वही बता पाएंगी या हम लोग अनुभव करें। तो वीरों का कैसा हो बसंत, फिर पूछती है कि वीरों का कैसा बसंत हो। फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का कैसा बसंत हो। अब इसके बाद है भर रही कोकिला तान, आगे है भर रही कोकिला तान, मारू बाजे पर उधर गान, यानी रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला, कवित्री कहती कि वीरों के जीवन में बसंत तब आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियां मनाएंगे। भर रही कोकिला इधर तान, ठीक है, तो खुशियां अथवा बसंत की तो युद्ध की तैयारी में बीत जाता है। बसंत में कोयल क्या करती है,
भर रही कोकिला। जब बसंत आ जाती है तो कोकिला यानी चारों ओर कोयल कू कू करती है, आवाज़ भी आती है। मारू एक ऐसा इसमें देखिए बताया था, एक बाजा और राग है युद्ध के समय गाया बजाया जाता है। लेकिन कोयल तो बोल रही है और उसका पति युद्ध के लिए तैयार हो गया है और चारों ओर से मतलब इस तरह की आवाज़ आ रही है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। है रंग और रण का विधान। अब इसमें कह रहे हैं कि बसंत में कोयल कूदती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है और युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु, क्योंकि रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। आदि अंत यानी उनको अपने जीवन और मृत्यु से कोई उस टाइम नहीं रहता कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। उनका केवल एक होता है कि हमें युद्ध क्षेत्र में जाना है और जीतना है, यानी सामने और जो हम जिस क्षेत्र के लिए जिस कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमें लड़ना है और शत्रुओं का नाश करना है, परास्त करना है, एक ही उद्देश्य उस समय होता है। फिर उन्हें ये याद नहीं रहता कि हमारा घर में कौन है कौन नहीं है, कौन कौन सा त्यौहार है कौन सा नहीं। मतलब ये जो वीर होते हैं वो सिर्फ हमारी रक्षा के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपने लिए नहीं हमारे लिए जीते हैं। इतनी बड़ी फिर वही प्रश्न आ जाता है कि वीरों का कैसा हो बसंत। गलवाही हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष्मान, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए बच्चों को, छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 के लिए तो बहुत अच्छे से इनको बता सकते हैं। गलवाही हो या, तो बच्चों को ये हम हर चीज़ ऐसे बताएं कि कवित्री कहती हैं कि एक तरफ गलवाही हो या कृपाण, ठीक है। कृपाण होती है तलवार, चल चितवन हो धनुष्वाण। कवित्री एक तरफ वीरों का अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती है तो दूसरे गले में उनकी प्रिया के बाहों के हार देखती है। गलवाहें कभी भी जो प्यार से अपने हाथ गले में डालना होता है, लेकिन कृपाण उसके हाथ में क्या है, कृपाण है यानी तलवार है। चल चितवन हो या धनुष्वाण, सुजत देखती हैं दूसरी उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों के हार देखती हैं। वे दोनों एक साथ रखकर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया चुने, हो रस विलास या दलित त्राण, कि वो प्यार से उनके साथ रहें या फिर वो युद्ध भूमि को चुने। अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुरंत होता है अति गंभीर। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि वीरों का कैसा बसंत हो, वो युद्ध क्षेत्र में जाएं या फिर अपनी प्रिया यानी पत्नी के पास रुके, या वो युद्ध क्षेत्र में मर जाएं या अपने घर वालों के साथ रहें। ठीक है, अब आता है कि कह दें अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। जो इसमें बताया गया है कि धनुष बाण संभाले तो उसने सब हो क्या है कि विलास में जीवन में प्रेम और सुख से परिपूर्ण होते हैं, दुख कुचले जाते हैं। ये है कि उनके जीवन में केवल दुख होता है, केवल दुख। तो हम इसमें अब क्या है, कवित्री कहती है कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो, कह दे अतीत। अतीत यानी जो बीत चुका है, अतीत माने होता है जो बीत चुका है, यानी हमारा इतिहास बीत चुका, जो बीत चुका है अब मौन त्याग, और अपना मौन त्याग दो, लंके तुझ में क्यों लगी आग। और कहते हैं ना कि लंका तुम खुद बताओ कि तुम्हारी आग तुम्हारे में क्यों लगी, तुम्हारे आग से क्यों जलाया गया। ये तो सब जानते हैं कि लंके में आग क्यों लगी थी, क्यों हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था क्यों हुआ था, ये सब अतीत यानी बीत चुका है। बतला अपने अनुभव अनंत, और अपने सारे जो अनंत, बहुत सारे जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत होता है जिसकी कोई गिनती ना हो, जो गिना ना जा सके, ऐसे अनुभवों को बताओ, वीरों का कैसा हो बसंत। कि जब कुरुक्षेत्र लंके में आग लगी तो कितने वीर, उसके बाद जो युद्ध हुआ राम और रावण के, तो कितने सारे योद्धा मारे गए। कुरुक्षेत्र में, जब कुरुक्षेत्र में किसके साथ, जब पांडवों और
कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो कितने सारे उसमें भी योद्धा मारे गए। तो इसमें बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं बताई गई हैं। ये छोटे बच्चों को हम तो सिर्फ इतना ही बता देंगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच में हुआ, और अब आगे जाग बताओ। तो वो कहते हैं कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, जो हल्दी घाटी के शिलाखंड है वो भी बताते हैं। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का घर कमंड। तो उसमें क्या बताते हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों को आह्वान किया जाए, यानी उसके बारे में भी बताया जाए कि ये यहाँ पे क्या हुआ था। बच्चों को हर तरह की जानकारी दी जाए, हमारे इतिहास में क्या है क्या नहीं, ये सब बच्चों को कक्षा में बताया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे पास आईसीटी का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं कि आईसीटी का प्रयोग कीजिए और बच्चों को बता दीजिए। हल्दी घाटी भी दिखा सकते हैं, आप शिलाखंड भी वहाँ के दिखा सकते हैं। तो कवित्री कहती है हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप नाना साहब, यानी राणा महाराणा प्रताप और राणा नाना साहब जो थे उनके बारे में बच्चों वीरों की ज्वलंत स्मृतियों के बारे में जगा दिया जाए। उनके बच्चों के अंदर एक वीरता की भावना का एक जोश उनके अंदर जगाया जाए कि कैसे उन्होंने देश के लिए, कैसे उन्हें अपनी देश भूमि के लिए बचाने के लिए कैसे शत्रुओं का नाश किया, परास्त किया उनको। तो इस तरह की स्मृतियों को बच्चों को बताएं और उनके अंदर देश प्रेम की भावना का जगाएं। वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कविन चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि छंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें कवि लास्ट में पंक्तियों में बहुत अच्छा कहते हैं कि वीरों का कैसा बसंत हो। भूषण यानी ये बहुत बड़े कवि हैं, छंद कवि चंद भी हैं, और ठीक है ये सब बड़े बड़े कवि थे। कविता दुख प्रकट हो कहते कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा, उन्होंने ठीक है उनको लिखने के ऊपर रोक टोक भी होती थी। बिजली भर दे वह छंद नहीं, अब ऐसी कविताएं नहीं हैं कि ऐसी छंद नहीं है कि जिसमें को पढ़ करके एक बिजली यानी बहुत जोश आ जाए कि हाँ कड़कता हुआ, तो वह कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। कहते हैं आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासक की गुलाम है, और वह किसकी है, अंग्रेज स्वच्छंद नहीं अंग्रेज शासकों की गुलाम है। फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, कि फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कविता है, बच्चों के लिए जोश भरने वाली, वीरता का, अपने देश के बारे में भी बच्चों को जाने, इससे बहुत अच्छी है। अब हम इसमें कुछ देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। देखिए विराम चिन्हों में आ गया हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये योजक चिन्ह, ये योजक हो गया, यहाँ पे भी योजक है, यहाँ पे भी योजक है, कई जगह ये। हम बच्चों को एक बार बता के फिर पूछें कि इस कविता में कितने योजक चिन्ह पाए गए, कहाँ कहाँ हैं, किस किस के अंत। जैसे आदि अंत ये योजक है, फिर इसके बाद दलित्राण ये योजक है। बच्चों से ही निकलवाएं इसको। फिर इसके बाद हम पूछें कि हाँ अब इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है कहीं। अच्छा पहले अल्प विराम देख लेते हैं। देखिए जहाँ पे हम कुछ रुकते हैं ये अल्प विराम है। जब कई चीज़ें एक साथ होती हैं वहाँ अल्प विराम का यूज़ किया जाता है, यानी प्रयोग करते हैं। ये देखिए, और ये देखिए सब जगह ये अल्प विराम, ये अल्प विराम। पूर्ण विराम का यहाँ पे कहीं प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रश्न पूछा गया है केवल, ठीक है। अब इसमें एक हमें दिया है ए दुर्ग, ये है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। बच्चों को बता दें इसमें ये कौन सा चिन्ह है, ये है विस्मय आदि बोधक। ये विस्मय आदि बोधक है, ठीक है। अब इसमें हमने और भी चीज़ें हैं। इसमें तुकांत शब्द कई जगह, इसमें वीर रस सबसे बड़ी बात है। इसमें वीर रस
वाली कविता है। वीरस का प्रयोग किया गया है। यदि रस पूछा जाए तो वीरस है। तुकान शब्दों का कई जगह है प्रयोग किया गया है, जैसे पुकार, अपार, वसंत, दिगंत, वसंत, ठीक है, ये हो गया। और भी जगह रंग, अनंग, अंग, ये सब तुकांत हैं। ये सब क्या है? तुकांत शब्द है। ये सब तुकांत है। इसमें संधि मैंने बताई दी थी, एक जगह थी संधि। और जैसे उपसर्ग प्रत्यय भी कई जगह है। अब इसमें से हम अगर विलोम शब्द निकालें या पर्यायवाची, जैसे हिमाचल का पर्यायवाची, वसंत का पर्यायवाची, और इसमें पर्यायवाची बच्चों से और भी पूछ सकते हैं कि हाँ, अनंग, अनंग का पर्यायवाची मिल जाएगा आपको, और कोकिला का मिल जाएगा, और धनुष का मिल जाएगा। अब इसी में हम बहुत सारे पूछ सकते हैं कि हाँ, इसमें से विपरीत छटवा सकते हैं हम लोग। देखिए, हमने पर्यायवाची किस किस के हो सकते हैं। हिमाचल का हो गया, अनंग का हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्यायवाची कौन कौन से हैं। इसमें से बच्चों से ही एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से पूछ सकते हैं। बच्चों को बताएं कि कौन कौन से इसमें पर्यायवाची, अब किस किस का विलोम बन सकता है। जैसे समस्या, ये समस्या है, विलास का हो जाएगा। अब आदि अंत, तो ये देखिए आदि का अंत, ये विलोम पहले ही दे रखा है। और देखते हैं, सरसों हो गया, बाकी और ढूंढने से मिल जाएंगे, बस इतने बहुत हैं। तो हमने इसमें देख लिया कि कौन कौन से हैं। अब गलबाहें, एक ये समास है गलबाहें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने व्याकरण से इसे जोड़ लिया है। तो ये बच्चों से इसका अर्थ करवाएं, साथ में बच्चों से इसे पूछा जाए। गतिविधि भी करा सकते हैं कि कुछ बच्चों को बताना है कि इसमें से पर्यायवाची ढूंढिए, इसमें से विलोम शब्द सर्च करिए, क्रिया कौन सी हैं, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो बार बार, ठीक है। तो इसमें हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कितने बार यूज़ हुआ, ये पूछ सकते हैं। और विस्मयादिक चिन्ह कैसा होता है, कहाँ लगाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कविता पूरी होती है। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। धन्यवाद।